शेयर्स एंड डिविडेंड, ये एक छोटा सा चैप्टर है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का, और इसमें 3 इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। हाँ, ये बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसलिए कुछ इसमें टर्म्स होंगे जिनको हम लोग को समझना चाहिए। जैसे किसी शेयर का जो प्राइस कंपनी डिसाइड करती है वो होता है उसका नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, और मार्केट में ग्रोथ के अकॉर्डिंग जितना ग्रोथ हो रहा हो, या कभी कंपनी फ़ायदे में जाती है कभी नुकसान होता है कंपनी को, तो उसके अकॉर्डिंग जो शेयर्स का जो प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट करता है। तो मार्केट में किसी समय जो शेयर का प्राइस होता है उसको बोलते हैं हम लोग मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमारे 3 फार्मूला बन जाते हैं। सबसे पहला आता है इन्वेस्टमेंट। जब भी आप किसी शेयर को खरीदते हो तो इसका मतलब कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करते हो शेयर को खरीदने के लिए। तो शेयर जब भी खरीदा जाएगा मार्केट वैल्यू पे खरीदा जाएगा। तो अगर आपने शेयर को खरीदा n नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा मार्केट वैल्यू पे, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? इन्वेस्टमेंट इक्वल टू हो जाएगा मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, n इंटू MV। n क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। कंपनी के लैंग्वेज में या बिजनेस के टर्म्स में प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड किस पे कैलकुलेट किया जाता है? डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है नॉमिनल वैल्यू पे। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? कंपनी बोलती है कि 6%, 10%, 12%, इतना परसेंट मिलेगा शेयर पे प्रॉफिट, यानी डिविडेंड। तो प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। तो डिविडेंड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू R/100। और जब हम लोग कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम जानना चाहेंगे इन्वेस्ट करके ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है ना। मान लो कोई 10 रुपया लगा के 2 रुपया कमा रहा है, कोई 10,000 लगा करके 5,000 कमा रहा है, ठीक है। तो कंपेयर कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट को भी देखना होगा, कितना इन्वेस्ट करके कितना पैसा कमा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल आप देखिए कि एक आदमी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करके एक दुकान खोला और डेली वो 1,000 रुपया कमा रहा है। एक आदमी 500 रुपया लेके जाता है और शाम को 100 रुपया लेकर के आता है। तो ऐसे देखने से लगेगा कि वो तो रोज़ का 5,000 रुपया ले आ रहा है दुकान वाला, या रोज़ का 1,000 रुपया ले आ रहा है, तो वो ज़्यादा अमीर हो रहा है। ऐसा नहीं है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इन्वेस्ट कितना कर रहा है। इसीलिए रिटर्न परसेंट निकाला जाता है। रिटर्न परसेंट, कोई भी शेयर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। मान लो आ जाएगा कि 2 कंपनी की बात करेगा, दोनों का कंडीशन दे देगा, नॉमिनल वैल्यू, रेट ऑफ डिविडेंड, इस तरह दे देगा, पूछेगा कौन शेयर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो वो निकाला जाता है रिटर्न परसेंट से। इसको कैसे निकालते हैं? एनुअल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो रिटर्न परसेंट जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल शेयर होगा, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है कि जो मार्केट वैल्यू है ना वो नॉमिनल वैल्यू के बराबर चल रही है, ना तो ज़्यादा ना तो कम। एट प्रीमियम, एट प्रीमियम मतलब क्या हुआ कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो चुका है किससे? नॉमिनल वैल्यू से। मान लो कहा गया कि नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है और बोला गया एट प्रीमियम 20%, मतलब नॉमिनल वैल्यू का 20% ज़्यादा है मार्केट वैल्यू, यानी 120 रुपया हो जाएगा उसका मार्केट वैल्यू। अब बिलो पार बोल दिया जाए, इसका मतलब क्या है कि मार्केट वैल्यू कम हो चुका है किससे? नॉमिनल वैल्यू से, यानी मार्केट में उस शेयर का प्राइस कम हो चुका है, जो वैल्यू है वो घट रही है, ठीक है। तो वो बिलो पार हो गया, यानी जो नॉमिनल वैल्यू उससे भी वो नीचे चला गया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो शेयर का प्राइस है डिक्रीज हो रहा है, इस शेयर का प्राइस यहाँ इंक्रीज हो रहा है, ये कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है। और भी बहुत पैरामीटर होते हैं बिजनेस में, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इतने से पूरा शेयर मार्केट चल रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, है ना। अब क्वेश्चन जो आता है उसमें एक और टर्म आपको बता दूं, सेल्स प्रोसीड। बच्चे यहाँ फंसते हैं थोड़ा। सेल्स प्रोसीड का मतलब क्या है? मान लो किसी ने कंपनी ए में शेयर खरीदे, नंबर ऑफ शेयर्स था, नंबर ऑफ शेयर्स 10 खरीदा उसने, और नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर है 50 रुपीज़, और उसने शेयर को बेच दिया जब मार्केट वैल्यू हो गई है कितनी रुपीज़? 80 रुपीज़। जब 80 रुपये चल रहा था मार्केट वैल्यू तो उसने सारे शेयर को बेच दिए और बेच करके कंपनी बी में लगा दिया। तो बेचेगा तो कितना पैसा मिलेगा? मान लो किसी ने शेयर बेचा, मैंने खरीदा, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वही तो उसका अमाउंट होगा जो वो पाएगा शेयर बेच करके। तो यहाँ जैसे मान लो कि 10 शेयर था, 80 रुपये में बिका,
तो यहाँ पर उसका वैल्यू जो मनी अर्नड आफ्टर सेलिंग शेयर्स क्या हो जाएगा 80 इंटू 10 यानी 800। अब इसी अमाउंट को अगर ये इस कंपनी में लगा दिया तो इसी को बिजनेस में बोला जाएगा सेल्स प्रोसीड। यानी सेल्स प्रोसीड से तुम्हें घबराना नहीं है। पिछले वाले कंपनी के जो शेयर, जितने शेयर उसने बेचे, जो पैसा आया दूसरे कंपनी में उसने लगाया, तो जो पैसा लगाया, जो इन्वेस्ट किया न्यू कंपनी में, उसी को हम लोग बोल रहे हैं सेल्स प्रोसीड। ठीक, अच्छा, सेल्स वर्थ आरएस इतना, ऐसे बोला सेल्स वर्थ, तो शेयर्स की कीमत क्या होती है, उसकी नॉमिनल वैल्यू। अगर बोला जाए ए कंपनी हैज ₹100 शेयर्स एट 20% प्रीमियम, मतलब क्या हुआ, कंपनी का शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 है, लेकिन उस समय मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, 20% प्रीमियम, मतलब 120 रुपये चल रहा है। ठीक है, अब कोई कहा कि ए पर्सन हैज शेयर्स वर्थ RS 1000, मतलब एक आदमी के पास 1000 रुपये के बराबर शेयर है, तो वर्थ RS 1000 का मतलब हुआ कि शेयर के नॉमिनल वैल्यू से चलिए कि नॉमिनल वैल्यू 100 है, तो उसके पास 1000 का शेयर है, मतलब 10 शेयर है। ठीक है, तो इस तरह के लैंग्वेज को आपको समझ गए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, तो बहुत घबराना नहीं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से, इजी क्वेश्चन आता है, 2-4 PYQ देख लोगे बस काम हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला दिमाग में रखना, एकदम लग जाएगा। चलो देखो यहाँ दिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, अशोक इन्वेस्ट ₹26,400, तो इन्वेस्टमेंट कितना है गिवन में इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, ₹26,400 ऑन 12% ₹25 शेयर, तो डिविडेंड का परसेंटेज क्या है, डिविडेंड रेट क्या है 12%, नॉमिनल वैल्यू कितना है ₹25। इफ ही रिसीव्स ए डिविडेंड ऑफ ₹24,475, डिविडेंड रिसीव्ड कितना डिविडेंड मिला, ₹2475। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स पता करना है, डिविडेंड मालूम है, नॉमिनल वैल्यू मालूम है। देखिए फॉर्मूला, डिविडेंड मालूम है, नॉमिनल वैल्यू मालूम है, रेट मालूम है, तो n निकल जाएगा, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, रख दो वैल्यू 2475 इज इक्वल टू n इंटू नॉमिनल वैल्यू 25 है, रेट है 12/100, सॉल्व किया जाए। चलिए 2475 इंटू 100/25 इंटू 12, 25 4 जा 4 3 जा, और 3 से 1 कट जाएगा, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया 825। आगे क्या पूछा गया है, द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गया, तो देखिए इस फॉर्मूला को, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। तो आपको इन्वेस्टमेंट मालूम है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ मालूम चल गया, रख दीजिएगा, मार्केट वैल्यू निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला दिमाग में है, जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी होती है उसको पहले नोट कर लेना, फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रखना, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हार्ड क्वेश्चन नहीं आता भाई यहाँ पे। और देखो मैंने मैथ के ऑलमोस्ट ऑल चीज़ें कंप्लीट कर दी। अब बैंकिंग का फॉर्मूला तुमको क्या मैं बताऊँ, एकदम सिंपल सा है। इंटरेस्ट इक्वल टू कैसे निकालते हैं, P इंटू N इंटू N+1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R/100, ये है इंटरेस्ट अर्नड, है ना। अब मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है, मैच्योरिटी अमाउंट का मतलब होता है जितना मैंने डिपॉजिट किया और जो मुझे इंटरेस्ट मिला। डिपॉजिट क्या होता है, हर महीना पर मंथ का RD अकाउंट हम लोग को पढ़ना है, RD अकाउंट में मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करना पड़ता है। यानी अगर मेरा RD अकाउंट 36 मंथ के लिए है, 3 इयर्स के लिए है, तो 36 मंथ हुआ, तो जो मैं अमाउंट मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करूंगा बैंक में, तो डिपॉजिट क्या हो जाएगा, P इंटू N। P क्या है हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट, N क्या है नंबर ऑफ मंथ, इंटरेस्ट ऐसे निकाल लेंगे, बस काम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत वहाँ भी नहीं है। बाकी GST में सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, अब खाली बिल बनाने को दिया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि GST का जब आप बिल बनाइएगा तो कहेगा अगर कि 18% GST है, तो ध्यान रहे कि 9% CGST, 9% SGST। क्योंकि बिल क्यों बनवाया जा रहा है, यही जानने के लिए कि आप GST को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। डायरेक्टली आप 18% लगा देंगे तो वो तो वैट होता है, जो कि पहले लगाया जाता था। अब न्यू टैक्सेशन सिस्टम में GST है, जिसमें इंट्रा स्टेट के केस में, यानी विद इन द स्टेट बाउंड्री जब किसी चीज़ का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर जितना भी GST का रेट डिक्लेयर होगा, उसका हाफ जो होगा वो CGST होगा और हाफ जो होगा वो SGST। मीन्स अगर 12% है तो 6% SGST निकालिएगा, 6% CGST।
जीएसटी किस पे कैलकुलेट किया जाता है? सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट लिखा है क्वेश्चन में तो डिस्काउंट कर देंगे, उसके बाद जो प्राइस आएगा उस पर हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। कंज्यूमर की प्राइस क्या होती है? तो जो सेलिंग प्राइस है वो तो कंज्यूमर को देना ही देना है। इसके अलावा सीजीएसटी और एसजीएसटी भी कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, यानी फाइनल प्राइस ऑफ द कंज्यूमर इज सेलिंग प्राइस प्लस एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। ठीक है, आपके घरों में भी आप जब कोई भी सामान खरीदते हैं तो जो बिल आपको मिलता है उसमें एसजीएसटी सीजीएसटी लिखा होता है। अब आपने कितना ध्यान से उसको देखा है कभी कि नहीं देखा है ये मैं नहीं जानता, ठीक है, आप तो मेरे लिए अननोन ही है तो लेकिन अगर आप देखे होंगे तो कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। प्रोबेबिलिटी जो है क्वेश्चन इजी आते हैं, जो प्रीवियस ईयर होगा देख लेना, वो ऐसे क्वेश्चन आता है कि 4 नीले बॉल, 2 रेड बॉल, 5 वाइट कलर के बॉल एक बैग में रख दिए गए, उसमें से वाइट बॉल निकालने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या है। ऐसे कोई वर्ड लिख देगा अम्ब्रेला, उसमें बोलेगा वॉवेल की प्रोबेबिलिटी क्या है। 1 to 20 तक के कार्ड्स लिख दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें से प्राइम नंबर वाला कार्ड निकलने की पॉसिबिलिटी क्या है अगर एक कार्ड को निकाला जाए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। क्यों? रीजन है भाई, देखो क्लास 10th में टफ कैसे आ सकता है? जितनी भी चीज़ तो मैथमेटिक्स का जो भी चैप्टर यहाँ 10th क्लास में बनाया गया है वो सब चैप्टर फिर से हमारे इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये एंड ऑफ द जर्नी है, ये बिगिनिंग ऑफ द जर्नी है। और ये आपको ध्यान होना चाहिए कि देखिए कोई भी चीज़ पॉसिबल है अगर आप अच्छे से पूरी डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि लास्ट 9 डेज में मैंने ऑलमोस्ट ऑल द सिलेबस को कवर कर दिया ब्रीफली, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते हुए। ठीक है, क्योंकि अगर आपका डेडिकेशन प्योर है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, एंड इफ योर डेडिकेशन इज नॉट प्योर देन इवन दो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग द थिंग यू विल लैक दोज थिंग्स। ठीक है ना, आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है। और ज़्यादा कुछ तो नहीं, मैं यही कहूँगा कि भाई आप बेस्ट अपना परफॉर्म करिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये एग्ज़ाम नंबर से भी ज़्यादा तुम्हारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कम से कम आज से 5 साल 10 साल बाद जब तुम फ्लैशबैक अपने लाइफ को पीछे देखो तो कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उस समय मैं इससे अच्छा कर सकता था। ये पश्चाताप नहीं होना चाहिए। कम से कम जब भी सोचो तो ये होना चाहिए कि मैंने उस समय मैक्सिमम किया था, और वैसा ही जोश मुझे आज भी रखना है अपने लाइफ में। क्योंकि ये जो एज है तुम्हारा, ये मैक्सिमम सोचने का एज है, मिनिमम या फिर जस्ट काम चलाने जैसा ज़िंदगी जीने का नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि तुम अपना बेस्ट करो। इसमें कोई नंबर की लड़ाई नहीं है, किसी दूसरे से हमारा कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन स्वयं से होता है कि हमने पिछला जो भी किया है उससे सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हम अपने इस एग्ज़ाम में करेंगे। थैंक यू।